धन्यवाद आपका। असल में आप जब इस जगह बैठते हैं तो इतनी सारी झूठी बातें आपके बारे में पहले कह दी जाती हैं कि बहुत मुसीबत हो जाती है हम जैसे आदमी के लिए कि अब आपको जो परिचय में कहा गया है, जो बातें बड़ी बड़ी कही गई, उसे जस्टिफाई करना, और वो बहुत कठिन है। परिचय में हमेशा मेरे साथ दिक्कत ये हुई है कि जब आप डॉक्टर भी हों और लेखक भी हों तो आप दोनों जगह मारे जाते हैं। डॉक्टर हमेशा आपका परिचय बताते हैं कि बहुत अच्छा लेखक है, कभी नहीं कहते बहुत अच्छा डॉक्टर, और लेखक हमेशा कहते हैं कि साहब बहुत अच्छा डॉक्टर है, वो कभी नहीं कहते कि आप बहुत अच्छे लेखक। आप खुद से ही कहते रहिए, कोई आपको उस तरह से पूछता नहीं। और कवि सम्मेलन के मंच पर तो और भी परेशानी है, कवि होना बहुत कठिन है, हमसे बनता नहीं है। ऐसा नहीं कि हमें एक ज़माने में कविता से ही, हर लेखक कविता से शुरू होता है, मैंने कविताओं से ही शुरू किया था। और हमारी तो मैं यहाँ पे परिचय दे दूँ अपना एक दूसरा, कि मैं कहूँ अगर कि मैं मेरे मामा जी और नाना जी ये बहुत बड़े कवि थे। नाना जी इतने बड़े कवि थे, घनश्याम दास जी पांडे, जिनके भी एक मौरानीपुर का, जो मौरानीपुर एक झांसी जिले में मंडी है, उस मंडी के चौक पर उनकी मूर्ति लगी हुई है घनश्याम दास जी की, मेरे नाना जी थे। और मामा जी मेरे ओरछा स्टेट के यंगेस्ट कवि थे, राज्य कवि, 5 में से 18 साल की उम्र में राज्य कवि थे। जब 55 साल की उम्र में मुंशी अजमेरी राज्य कवि थे, तब वो 18 साल की उम्र में वहाँ राज्य कवि थे। उनकी कविताओं की पुस्तकें जो हस्तलिखित थी वो पढ़ के मैं बड़ा हुआ हूँ। बचपन में जैसे जिस बच्चे भी उम्र में कूद के भाग रहे थे यहाँ पर, उस उम्र में हम गर्मियों में नानी के यहाँ जब जाया करते थे छुट्टियों में, तो उनका एक छोटे से पुस्तकालय में वो कविताओं की पुस्तकें पढ़ कर हमने हिंदी साहित्य से कुछ हमारा परिचय हुआ है वहाँ से। तो कविताओं से शुरू हुआ था, पर होता ये है कि हर विधा में आदमी, जैसे आपने प्रेम कविता लिखना शुरू कर दी, आप मंचों पर जाते हैं, हास्य कविताएं और बहुत सारी चीज़ लिखी जाती हैं। ऐसे ही कविताओं से शुरू करके आप, अगर आप वास्तव में आगे बढ़ते, डॉक्टरी में भी जैसा आप करते हैं, आपको अपनी विधा समझ में आती कि मैं यहाँ बेस्ट हूँ, और इस तरह से आप व्यंग में, और व्यंग को आमतौर पर देखिए, व्यंग को जोड़ दिया हमने हास्य से, हास्य व्यंग, हास्य, हंसी के सौदागर हैं। एक जगह मैं कार्यक्रम में क्या था, वहाँ उन्होंने कहा, एक कार्यक्रम का नाम ही था हंसी के सौदागर, शायद एबीपी न्यूज़ ने किया था, हंसी के सौदागर कहा था। और मैंने उनसे कहा था कि व्यंग का के लिए सबसे बड़ा व्यंग है कि आप व्यंग को हंसी के सौदागर करें, मतलब ये सबसे, पर हंसी का सौदा, आप जरा गंभीर बातें कुछ कर लूँ फिर, ताकि मैं समझा दूँ कि यार मैं थोड़ा सा अलग सा हूँ। हंसी का सौदा वर्तमान समय का सबसे निर्मम सच है, क्योंकि लोग आपकी हंसी का सौदा कर रहे हैं। जो चुनाव, जो राजनीति, जो हल्ला गुल्ला, जो नारे आप देखते हैं, वो आपके हंसी का सौदा है। हम तुम्हें हंसी देंगे तो हमें वोट दो। कभी कहा होगा किसी ने कि तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। अब वो नहीं है, अब वो ज़माना दूसरा है। तुम मुझे हंसी दो, हम तुम्हें हंसी देंगे और वोट दो। रोने के इस देश में 50 कारण हंसी के कारण है नहीं, बचे नहीं। हंसी के सिर्फ वायदे, क्या हम आपको हंसी देंगे, इसके वायदे हैं केवल। तो मैंने तो हंसी के सौदागर न होके वास्तव में हंसी के सौदागरों के खिलाफ लिखावट गए। इन हंसी के सौदा करने वालों के खिलाफ जो खड़ा होता है वो व्यंग है। और अभी मैं जो आपको कुछ रचनाएं सुनाऊंगा, अगर आपके मानकों पर खरा न उतरूं उस तरह से, तो मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि ये तो हंसी के खिलाफ लेखन है मेरा, इस तरह की हंसी के खिलाफ लेखन है। और गुदगुदी करने के प्रयास वाले लेखक हम नहीं हैं भाई साहब, हमें उसके लिए भी आप क्षमा करेंगे। हम तो वो लेखक हैं जिसमें
एक आंख हंसती है और दूसरी रोती है, और एक साथ। तो मैं आपको कुछ बड़ी गंभीर सी रचनाएं, क्योंकि इतने डॉक्टर और डॉक्टरनियाँ जिसे हम कहते हैं बैठे हुए हैं, तो कुछ मजे की रचनाएं तो पढ़ दी जाएंगी, उसमें कोई बात नहीं। हमने भी जो कहते हैं ना कि आप हर तरह की कोई दवाइयाँ रखते हैं अपने पास, तो उस तरह की दवाइयाँ हमारे पास भी हैं जो हम मजे लेके भी सुना देंगे। पर कुछ व्यंग की ताकत को तो आप समझें। आप ये मत समझिए कि हमको पद्मश्री यूं ही दे दी गई, क्योंकि पद्मश्री मिलती है आदमी कहता है जुगाड़ू है साला। जैसे आप पद्मश्री कहते हो तो आदमी शक की निगाह देखता है वहाँ बैठा हुआ आदमी को कि ये कहीं मोदी जी का या किसका कहीं पता नहीं। बल्कि हमें से कई हमारे बीजेपी के मित्र पूछा करते हैं, मोदी जी ने दी थी? हाँ सर, फिर तो क्या बात। क्यों मोदी जी जब बने तो पहली बार हमको मिल गई, जबकि मोदी जी जब आए थे तो वास्तव में शुरुआत में ऐसा लगा था ना कि यार सब चीज़ नियम से चलेगी। उस नियम से चलने में पहले साल में हमको मिल गई, और हमारा तो जाने कब से नाम चलता था और हो गया। नाम चलता था और चलता, वो उस समय एक बार मिल गई तो मिल गई। तो व्यंग की ताकत को आप समझें, उसके लिए मैं आपको थोड़ी, अगर मेरी इस रचना में अगर आपको बिल्कुल हंसी ना है तो मैं सफल होऊंगा, अगर आप सकते में रह जाए तो मैं सफल होऊंगा, अगर आप थोड़ी देर के लिए बेचैन हो जाए तो मैं सफल होऊंगा। वहां से एक रचना शुरू करता हूँ, फिर मैं आपको कुछ मजे की रचनाएं भी सुना दूंगा, होली के मूड की जो आप सोचते हो वो रचनाएं भी सुना दूंगा। पर मैं पहली रचना जो है बड़ी गंभीर सी है, क्योंकि जब हुआ था ये चुनाव वगैरह तो बहुत सारी बात हुई, और हिंदू मुस्लिम डिवाइड और दंगे होंगे और ऐसा हमारे देश में चलता ही। मैं दंगों के खिलाफ कुछ रचनाएं लिखी थी, बहुत छोटी छोटी रचनाएं हैं, और तो इन बच्चों पर भी दंगे में रचना, बच्चों का अपना ही दंगा होता है। तो मैंने दंगों पर रचना लिखने के लिए एक फॉर्मेट उठाया है, यो है कि छोटी छोटी कथाएं, 3 या 4 पंक्तियों कथाएं, और उन कथाओं से कुछ प्रश्न पूछे जो एक जमाने में होता था ना, शिक्षाप्रद कथाएं। कथा कहेंगे फिर आपसे कहेंगे इससे क्या शिक्षा मिली, ये उल्टी है, ये प्रश्नवाचक कथाएं, ये प्रश्न उठाती हैं कथाएं, और उन प्रश्नों में ही उन प्रश्नों के जवाब है, वो प्रश्न ही जवाब है। आप सुनिएगा, बहुत अलग किस्म की रचना है। पहली कथा है, बहुत छोटी सी कथा है। वे आधी रात में सुअर खोज रहे थे, वे आधी रात में सुअर खोज रहे थे। सुअर मिले तो काटकर मस्जिद के सामने फेंक दिए गए। नहीं मिला सुअर, बहुत देर हो गई, यार सुअर न मिला तो चिंतित हुआ आदमी। सुअर न मिला तो हम गाय काटकर मंदिर में डाल देंगे, चिंता मत करो, दंगा तो होगा। ये पहली कथा है, और उसमें प्रश्न है, कथा से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न, बताओ ये लोग किस धर्म के, जो सुअर को काटने को तैयार है और गाय को भी काटते, ये धर्म कौन सा है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ कि दंगे शुरू कराने के लिए आज तक कितने सुअर और गायों ने अपनी जान दी? और तीसरा बताओ कि सुअर और गाय ने धर्म का क्या बिगाड़ा है? और चौथा बताओ कि ईश्वर अगर गाय और सुअर पैदा करना बंद कर दे तो धर्म का क्या? फिर धर्म की रक्षा कैसे करें? एक छोटी सी एक और है, बिल्कुल 4 पंक्ति रचना है। उन्होंने मंदिर में देर तक ईश्वर की पूजा अर्चना की, और उधर वे नमाज अता करके अल्लाह का शुक्र मनाकर उठे, और उठकर दोनों दंगे के लिए निकल पड़े। तो प्रश्न है
क्या दंगे ईश्वर की अनुमति से होते? पहला प्रश्न। और दूसरा है कि भगवान है किसकी तरफ? तीसरा है कि भगवान है भी कि नहीं है? और चौथा प्रश्न, क्या भगवान मात्र एक अफवाह है जिसके कारण दंगे होते? और आखिरी प्रश्न इस वाली रचना, इस कविता के, इस पाठ का है कि ईश्वर अगर ना होता तो बताओ कि आदमी किसके नाम पे लड़ता? एक और पढ़ता हूँ, ये जरूर सुनिएगा, बच्चों को देख के अभी याद आया। शहर में सांप्रदायिक दंगा शुरू हुआ, अचानक हो गया, यहाँ वहां से खबरें आई, शटर गिरे, लोग बदहवास भागे और भगदड़ मच गई शहर में, और शहर अचानक खाली सा हो गया। और तभी ठुमक कर चलने वाला एक नन्हा सा बालक, मुश्किल से तुतलाकर कुछ बोल पाए ऐसा बालक, भटक गया गली में, खाली गली में भटक गया। कैसे भटक गया इस पर न जाए, जब भटक गया, जब शहर के बड़े बूढ़े भटक गए तो वो तो छोटा बच्चा भटक गया। भटक गया और मम्मी मम्मी तुतलाता हुआ रोता बदहवास बच्चा जा रहा है गली में कि सामने से दंगाइयों की भीड़ आ गई। और धर्म की समझ ना रखने वाला ये नासमझ बच्चा अंकल अंकल कहते हुआ दंगाइयों की तरफ ही चल पड़ा। बताइए, उसे भ्रम है कि अंकल उसे गोद में उठाकर उसकी मां तक पहुंचा दे। ये तो कथा है। और प्रश्न सुनिए, प्रश्न बहुत हिलाने वाले हैं। प्रश्न है कि इस बच्चे का क्या होगा? सोचिए, इस बच्चे का क्या होगा? दूसरा प्रश्न है कि बच्चे को मारने के बाद दंगाई अपने घर कैसे लौटा? उसके तो बच्चे। और तीसरा प्रश्न है कि बच्चे को मारने के बाद दंगाई कभी अपने घर लौट भी पाता है कि नहीं? लौटता भी है कि नहीं? और चौथा प्रश्न है कि दंगाई किसके अंकल होते हैं? और पांचवा प्रश्न है कि दंगाई किसी के अंकल क्यों नहीं होते? और आखिरी प्रश्न है इसमें कि दंगे में जब बच्चा मारा जाता है तब ईश्वर जिंदा कैसे रह जाता है? एक इसी रंग की एक छोटी सी रचना और पढ़ूंगा, फिर मैं कुछ मजे की चीज पढ़ूंगा आपके लिए। अभी चुनाव हुए और सबकी निगाह थी कौन जीतेगा यार, फिर इसमें अब उसके बाद आया कौन मंत्री बनेगा, फिर मंत्री बना तो कौन अफसर बनेगा, कौन अफसर यहाँ से वहां हो जाएगा। मेरी हवा चलेगी कि नहीं चलेगी? मेरी हवा चली तो मैं कहीं पहुंच जाऊंगा, और नहीं चली तो वहीं रह जाऊंगा। तो मैंने एक मेटाफर लिया, हवा और कचरा। इससे आप अपनी स्थिति भी समझिए। डॉक्टरों में तो बहुत होता है, बहुत से कचरे आपके सिर पर आके बैठ जाते हैं जब जिनकी हवा चल पड़ती है। हवा अगर चल पड़े तो फिर कचरा आपके सिर पर आते देर नहीं लगती, और आप कचरे का महोत्सव बनाते रह जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है। तो एक छोटी सी रचना है, बिल्कुल जरा सी, कचरा और हवा। फिर मैं आपको कुछ और कहूँगा। हवा बही और कचरा उड़ चला। कचरा उड़ा ऊपर और ऊपर और ऊपर, दुनिया के ऊपर, आदमियों के सिर पर। एक ना कुछ सा कचरा, ना वजन में ना कद में, परंतु जमाना ये कि अनुकूल हवा चले तो कचरे को ऊंचाई पकड़ते देर नहीं। ये देश है। बस हवा आपके अनुकूल हो, आपकी हवा भर चल पड़े इस देश में, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। हमने तो हवा के चलते लोगों को ना मालूम कहां से कहां पहुंचते देखा है, राजनीति में, नौकरी में, साहित्य में।
अगर आप कचरा है तो क्या होगा, आप पहुंचेंगे कहीं ना कहीं। सो हवा चल रही है और कचरा आसमान में, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, इस पोस्ट से उस पोस्ट पर, कभी कभी दोनों पदों पर एक साथ, कभी कहीं का अध्यक्ष, कभी कहीं का स्वामी, कभी इस संस्थान का सर्वे सर्वा, कभी उस विभाग का बाप। हवा बढ़िया चल रही है, मौसम कचरे के साथ, धूल का राज है, बवंडरों का जमाना है, और यहाँ से वहाँ बस कचरा बह रहा है और कचरा उड़ रहा है और कचरा आपके सिर पर है और आप कचरे के नीचे हैं। कचरा यहाँ पहुँचता कैसे? आप आसपास के अपने कचरे का ध्यान रखिए, जो आपके जीवन में है, जो कचरा है और आपके सिर पर। कचरा पहुँचता कैसे? देखिए, ना उसने कोई वजन पाला, ना उसका अपना कोई वजूद, वो हर हवा के साथ है और हर दिशा में बहने को तत्पर है। इसलिए कचरा ऊपर उठता है और आप नीचे रह जाते हैं। उसने कभी बेकार की वजन नहीं पाली। कचरा कभी बेकार के वजन नहीं पाता, ना तो सिद्धांतों के बोझ, ना अहम के, ना आत्मसम्मान के, और ना ही शर्म और हया के। ये बोझ नहीं, ये बोझ नहीं, निरर्थक बोझ है ये। वो हल्का रहा, आप टापते रहे, उड़ गया, वो आपके सिर पर आ गया, आप नीचे रह गए। तो एक और बात आती है कि कचरा अगर बहुत ऊपर उठ जाए तो क्या वो बदल जाता है? एक बड़ी पोस्ट पर एक ऐसा आदमी बैठ जाए तो क्या वो बड़ा हो जाता है? नहीं मित्र, ऐसा नहीं होता। इन ऊंचाइयों के अनुभव से भी कचरा कचरा ही रहता है, वो बदलता है। इन ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी उसकी क्षुद्रताओं, कमीनगी और ओछेपन, बस एक नई ऊंचाइयां प्राप्त कर लेते हैं। रहता वही है, कचरा कचरा ही रहता है। ऊंचाई पर पहुंचकर कचरा बल्कि और कचरा बना। जमीन पर भी वो कचरा था और आसमान में भी कचरा ही है। तैरते हुए भी कचरा है और आपकी आंख में पड़ जाने के बाद भी वो कचरा ही हो। वो कचरा होने के महत्व को जान गया भाई साहब, आप नहीं समझ। और वो छाती ठोक के कहता है, यार कौन कचरा नहीं है, सब कचरा है। उसका मानना है कि जो भी ऊंचाई प्राप्त करना है तो कचरा होना अनिवार्य। बिना कचरा हुए आप इस देश में ऊंचे नहीं जा सकते। वो कहता है कचरे को विश्वास ही नहीं हो पाता। मैंने अभी पद्मश्री की बात की ना, वही कचरे को विश्वास ही नहीं हो पाता कि कोई बिना कचरा हुए किसी ऊंचाई पर पहुंच सकता है। कभी नहीं पहुंच सकता, ऐसा मानता है। उसे अभी पता ही नहीं है कि कुछ लोग कुर्सियों से जरा ऊंचे कद के लोग भी होते हैं। वो तो ये मानता है कि हर आदमी कुर्सी के कद से नीचा कद होता है। और कल, अब आखिर इसका वो, कल जब ये हवा नहीं होगी तभी कचरा कहाँ होगा? तब क्या, ये कचरा धूल में पड़ा होगा, शायद नाली में पड़ा मिल जाए, शायद किसी मोटरसाइकिल, साइकिल, कार के पहिए से चिपका हुआ मिले, पहचान भी ना पाए आप उसको, ऐसा हो जाए, किसी के जूते में चिपका हुआ मिले। कचरे को आपको परेशानी, आप हंस सकते हैं कि देखो आज साली क्या है, कल ऐसा पड़ रहा, उसे कोई परेशानी नहीं। वो केवल प्रतीक्षा करेगा फिर से हवा आने की, फिर हवा आएगी और फिर वो उड़ेगा और फिर आएगा। आप बस ये, आप जैसे समझदार, मुसीबत ये है, आखिरी पंक्ति है उसकी, कि आपकी दिक्कत ये है, दिक्कत उसकी नहीं है, दिक्कत आपकी है। दिक्कत आपके साथ ये है कि जब भी कोई ऐसा कचरा जब आसमान में उठता है, आसमान छू रहा होता है, तब आप जैसे समझदार ही उसे अपने सिर पर बिठाने के लिए उसके पीछे भागते रहते, यहां से वहां, इस कचरे से उस कचरे के पीछे। तो दोषी कौन है प्यारे? कचरा की आप। ऐसी वाली सुनाते रहेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। तो एक कुत्ता पालने में सुनाते,
कुत्ता किस किस ने पाला हुआ है? बहुतों के घर में कुत्ते। हमारे घर में रचना यहाँ से शुरू होती है कि आजकल मेरे घर में ये बहस चल रही है कि कुत्ता पाला जाए कि ना पाला जाए। हमने आज तक कुत्ता पाला नहीं, और पत्नी का कहना है कि तुम्हारे होते हुए तुलसी से और अपने इस दोहे के तो एक तो पत्नी की राय जो आपको सर्वश्रेष्ठ ढंग से जानती है। आप बाहर चाहे पड़ोसी हो, घर में तो वही है जो नहीं पाला जा रहा। तो एक तो पत्नी की राय, और दूसरा मैंने कुत्ता पाले हुए लोगों को, मुझे माफ करेंगे इसलिए मैंने पहले हाथ उठाया था कि वो मेजॉरिटी में नहीं है, नहीं तो वो कूद कर कि मैंने कुत्ता पाले हुए आदमियों को बहुत करीब से देखा और तय किया है कि नहीं, बस कुत्ता नहीं पाल सकते। बड़ा कठिन विद्या है कुत्ता पालना, क्योंकि आदमी इतना कुत्तामय हो जाता है कि कहां से कुत्ता शुरू हो रहा है, कहां से आदमी शुरू हो रहा है, पता नहीं लगता। वो जब भी जाते हैं, सड़क पे मिलते हैं, वो कुत्ते के साथ होते हैं, और वो आपसे बात करते हैं, कुत्ते में ज्यादा उलझे रहते हैं, और बार बार कुत्ता उन्हें खींचता है और वो कुत्ते को खींचते हैं। पता नहीं चलता इस रस्साकसी में आप कहाँ हैं। तो वो कुत्ते के पीछे एक कुत्ते की तरह डोलते हैं खुद, और कुत्ता उनके जीवन का इतना बड़ा हिस्सा घेर लेता है कि उनके पास बाद में वास्तव में बात करने के लिए कुत्ते के अलावा कुछ बचता नहीं। और खासकर दो कुत्ते वाले अगर मिले तो आप देखिए, वो अपने कुत्ते का, वो अपने कुत्ते का, वो कुत्ता दोनों की नहीं सुन रहा। कुत्ता अपने वो देख रहा है दूर से, जो देखने वाली चीजें हैं जिस तरफ देख रहा है। तो कुत्ते और आदमी के बीच एक बड़ा फर्क है कि कुत्ता हरदम कुत्ता होता है। वो सुबह भी कुत्ता होता है, तो शाम तक कुत्ता होता है, शाम तक शायद ज्यादा कुत्ता होता है। तो दिन भर बेचारा बहुत लात वात खा के ज्यादा वाला कुत्ता हो जाता है, जबकि आदमी ऐसा नहीं है। तो आदमी भी हो सकता है और कभी कभी खासा कुत्ता भी हो सकता है। आपने आसपास बहुत कुत्ता आदमी देखे होंगे। तो कई आदमी तो इतने कुत्ता होते हैं और ज्यादातर टाइम कुत्ता ही होते हैं कि आपको आश्चर्य होता है कि भगवान ने इसे डायरेक्ट कुत्ता ही क्यों नहीं बना दिया। आदमी होना उस पर एक बोझ सा है। उन वंचितों पे, कमजोरों से, अपने नीचे वालों पर कुत्तों की तरह भौंकते, काटते, और अपने बलवान और बड़ों और बॉस टाइप के लोगों सामने कुत्ते की तरह पूंछ हिलाते हैं। और जब ऐसा कुत्ता आदमी एक कुत्ता पाले, तब क्या सोचे, कुत्ता उससे सीखता है कुत्ता होना। और दोनों कौन, एक आदमी दूसरे की ताकत है पता नहीं चलता कि कुत्ता उससे कुत्ता होना सीख रहा है या ये उससे कुत्ता होना सीख रहा है। मुझे पाले हुए कुत्तों पर बड़ी दया आती है, क्योंकि आदमी चाहता है कि वो कुत्ता है पर आदमी वाला जीवन जिए, व्यवस्थित, टाइम पे पेशाब करने जाए, बाहर उसे ले जाते हैं, सुबह पॉटी कराने ले जा रहे हैं साहब, बाहर करेगा, फिर उसके आगे करेगा तो लात खाएगा, और वो कुत्ता। तो कुत्ते को आदमी बनाने का प्रयास है। जब आप कुत्ते को पालतू बनाते हैं तो पालतू कुत्ते को देखोगे कभी तो बड़ा चेहरा उसका उदास लगता है, बहुत एक बेलौस आनंद जो गली के कुत्ते के चेहरे पर होता है।
वो घर का कुत्ता, चाहे वो टाइम पर खाना मिले, रोटी मिले और सब हो, उसके चेहरे पर एक पति टाइप उदास सा भाव है। इससे बढ़िया टाइम पे खाना मिल रहा है, सब हो रहा है, तो पत्नियां पूछती है तुम फिर क्यों परेशान क्यों यार? एक पालतू होने का भाव जो परेशान करता है कुत्ते को। तो क्यों हर कुत्ता मूलतः कुत्ता रहना चाहता है। वो ये जो है आदमी वाला गृहस्थ जीवन नहीं जीना उसको, कुत्ते को, और आदमी उसे गृहस्थ जीवन में घुसड़ना चाहता है कुत्ते को, तो कुत्ते वाला आदमी नहीं रह जाएगा। आदमी का क्या है कि आदमी दूसरे को स्वतंत्र नहीं देखना चाहता, चाहे वो कुत्ता ही। मुझे बड़ा खराब लगते हैं कुत्ते जो गली में मस्त घूम रहे हैं साले, उनको पकड़ के पट्टा बांध के और रखो, और बड़ा बड़ा मजा आता है आदमी को कुत्तों को इस तरह रखने के। तो भैया मैं कुत्ता नहीं पाल रहा, पर कभी कुत्ते द्वारा घसीटा दुखी में जाता हुआ तो मुझे क्षमा करिएगा, कुत्ता से बचिएगा। अब कितना समय है भाई साहब आप लोगों के पास, क्योंकि इतने फालतू भी नहीं है। बहुत सारी औरतें तो साड़ी वाला तो बन जाएगा, बट एक छोटी सी रखना, एक गंभीर सी पढ़ दूंगा, या आप कहो तो फिर आपको साड़ी वाले चले, आपको जो लगे। एक गंभीर नहीं चलेगी? अच्छा नहीं चाहते विवेंद्र साहब कह रहे गंभीर मत करें, आप तो साड़ी पहनेंगे है ना, आप ज्यादा ही दुखी हैं साड़ी के लिए। चलिए साड़ी का पढ़ूं फिर, या फिर मैं शादी के डांस वाला पढ़ूं? दो ही हैं। मैं शादी का पहले पढ़ता हूँ और फिर आखिरी क्लोज कर दूंगा इतनी महिलाएं। और देखिए बहुत खुशी हो रही मेरे को, ज़्यादातर महिलाएं साड़ियाँ पहने, क्योंकि आज टीवी ने वो माँ बेचना शुरू की है हिंदुस्तान को जो साड़ी नहीं पहनती। आप जितने विज्ञापन देख लीजिए, जितने विज्ञापन देख लीजिए, जब माँ अपने बच्चे को बॉर्नवीटा खिला रही है तो पता नहीं क्या क्या आते रहते हैं बच्चों के, उसकी माँ की कल्पना करें, उनमें से कोई आपको साड़ी पहने दिखे? कोई साड़ी पहने नहीं है, सब कोई वेस्टर्न ड्रेस में है, कोई ऐसा है वैसा है, और उसको कहते हैं बड़ी कूल माँ। माँ पता नहीं कैसे कूल होती है, मुझे आइडिया नहीं है कि हमारी माँ तो माँ की कूल माँ के अंदर भी एक ताप होता है। वो कूल माँ कैसे कहते हैं वो कि कूल माँ है? तो खैर यहाँ तो ज़्यादातर साड़ियाँ पहने हैं, तो उस मर्म को समझेंगी जो पति गुजरता है आपको साड़ियाँ दिलवाते हुए। उसको मैं पहले शादी नृत्य निर्देशिका कोशिश करूँगा काट के कम पढ़ूँ, छोटा लंबा सा आर्टिकल है। देखिए शादी नृत्य निर्देशिका आपकी, शुरू करता हूँ। आपकी कमर में लोच हो ना हो, परंतु यदि आप में पर्याप्त बेशर्मी, बहुत सारी ठीकता है, जमाने को ठेंगे पर रखने की दृढ़ मानसिकता है और पैदाइशी दुस्साहस है, तो आप किसी भी बारात में ठोक के नाच सकते हैं। यदि पेट में दारू है, वो पर्याप्त से ज्यादा है, तब तो फिर कहना ही क्या। यदि आपकी पेंट ढीली नहीं और बेल्ट के एन मौके पर उतर जाने का खतरा नहीं है, तब तो आप सबको पीट सकते हो। और गठिया है, अगर आपको गठिया नहीं है और है तो दोनों घुटने में नहीं है, तब आप बहुत बड़े बाराती डांसर बन सकते हैं, बारात में नाचने वाले बन सकते हैं। पर परेशानी आपकी है कि आपको शर्म आती है, आपको लगता है क्या ऐसा ये नाटक है और मैं अपना कैसे तमाशा कर दूंगा सार्वजनिक रूप से, तो आप शर्म के बारे में मरे जा रहे हैं। तो हम आपको बताते हैं कि शादी में डांस के लिए डांस जरूरी है। आपको कुछ डांस के लिए कुछ टिप्स देते हैं हम आपको, जिसे हमने निर्देशिका की बात करी है। तो देखिए, असल में आपको जो लगता है ना कि हम डांस नहीं कर सकते, उसका कारण है
आपको भ्रम हो गया है कि शादी डांस करना पतली कमर से ताल्लुक रखता है। इसका कोई पतली कमर से कोई लेना देना नहीं है भाई साहब। कमर वैसे, और इसीलिए आप डरते हैं कि कमर आपकी पतली क्या है ही नहीं, पेट बाहर की दिशा में आपका ऐसा निकला जा रहा है मानो अब लौट कर आएगा ही नहीं, बल्कि आपका पेट बाहर निकलकर धरती के गुरुत्वाकर्षण केंद्र की तरफ लटक कर धूल में लौटने के चक्कर में नजर आता है, जो कैसे भी कमर पर अटकी बेल्ट से गीले कपड़े जैसा लटक रहा है। बड़ी हृदय विदारक किस्म की कमर है आपकी, पर दिल छोटा मत करिए। इसका मतलब थोड़ी कि मैं अगर मोटी हो गई हूँ, मोटा हो गया हूँ तो मैं डांस नहीं कर सकता। आप डांस कर सकते हो, शर्माइए मत। और शर्माएंगे तो आप वैसे भी नहीं शर्माते हैं, नहीं शर्माते तो आप अपने शरीर की हालत न कर लेते जो आपने की हुई है। आप आइए और शादी में उतरिए। भीड़ मची हुई है, ढोल बज रहे हैं, सड़क पर बारात जा रही है, आप आ जाइए। जब लोग छतों से, नालियों से गुजरते हुए, बगल से स्कूटर निकालते हुए देख रहे हैं डांस हो रहा है, उसके बीच में आपको डांस करना है, तो आप आइए। डांस कैसे करें? आप घेरे के बीच उतरिए और हिलना शुरू कर दीजिए। या हिलना ही डांस, हिलते रहिए आप, और ऐसे बीच बीच में मटकिए और जैसे मान लो किसी अदृश्य रस्सी पर कूद रहे हैं आप, वो डांस। अब आप थरथराना शुरू कर दीजिए। आप थरथरा नहीं सकते, मलेरिया नहीं हुआ कभी आप, बस वैसे जोर जोर से थरथराइए, ऊपर से नीचे तक हिलिए, हिलते ही रहिए, और बीच बीच में टांगों को जोर से और ऐसे अचानक अप्रत्याशित दिशा में फेंकिए जैसे पेंट में काली चींटियां घुस गई। अब कुछ देर तक ऐसे हाथ पांव फेंकते रहिए। हाँ, अगल बगल जरूर देख लीजिए कि दूसरा आदमी भी ऐसी लात फेंक रहा है, अब वो ना खा ले। आप बहुत सकरी सी जगह है, और हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश में कहलाता है ना, सकरे में समध्याना निपटाना, तो सकरे में समध्याना निपटाना आपको वही डांस करना है। शादी में डांस करना इस लिहाज से मेरा कठिन है क्योंकि बड़ा सकरा सा डांस फ्लोर है, नाली है, उसमें गिट्टियां बिछी हुई हैं, दर्शक यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, गोबर पड़ा है, पेशाब कोई कर गया है, गड्ढे हैं, कंकड़ है, इनके बीच में आपको नृत्य करना है। तो आपके मन में जब तक आप स्वयं के शरीर में पाकीज़ा की मीना कुमारी और शोले की हेममालिनी की आत्मा को ना महसूस कर सकें, आप वैसा नहीं नाच सकते इस टूटी सड़क पर जैसा नाचा जाता है। अच्छा, आपसे नहीं नाचा जा रहा और मलेरिया आपको पसंद नहीं आया, तो आप मिर्गी के दौरे को क्यों नहीं पकड़ते? आप मिर्गी के दौरे को पकड़े, आप भयंकर जोर से हाथ पांव फेंकते हुए ऐसे टेढ़े मेढ़े होइए कि लोग आपको जूता सुहाने के लिए मचल उठे। फिर कमर मटकाते, एक और अगर आपसे ये नहीं बनता, आप कमर मटकाते हुए देखिए, इसको आप कल्पना करिए, कमर मटकाते हुए नीचे की दिशा में घुटने मोड़ते मोड़ते जाइए, और ऐसे मोड़ते जाइए कि लगे कि धरती का गुरुत्वाकर्षण केंद्र आपको आमतौर पर और आपके पिछवाड़े को विशेष तौर पर अपनी ओर खींच रहा है। मटकते हुए नीचे आइए, मटकते हुए फिर ऊपर जाने की कोशिश करिए, और इसी बीच अगर आप हाथों से ऐसा कर सके मानो किसी रस्सी पर चढ़ रहे हो, तब तो फिर इस उज्ज्वल हरकत में एक एथनिक टच आ जाए। और एथनिक टच की आजकल बड़ी वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है। एथनिक टच आने का एक और तरीका है, आप रुमाल को दांत में फंसा के और बीन जैसा बना लें, और फिर इस बीन को मुंह में लिए लिए घुटनों पर आधा झुके झुके हवा में लेटे बैठे खड़े के बीच में किसी मुद्रा में हिलते हुए आप कमर मटकाते हुए इसे बजाना शुरू कर दें। ये
बीन वाला जो बैंड वाला है अपने आप से चंडोले मंडोले बजाने लग जाएगा आपको जब ये हरकत करते देखेगा। एक ये है, लंबी सी रचना है और मैं क्लोज ही करूंगा इसको। एक और शादी का डांस है, वो आपको समझाते हैं। आप दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए, फिर आप एक अपनी टांग को उठाइए और उठाते हुए वहां तक उठाइए जहां से और आगे उठाने पे या तो जड़ से उखड़ जाएगी या फिसल के मुंह के बल गिर पड़ेगी। अब आप एक दोनों हाथ उठाए और एक टांग उठाए, अब एक ही टांग बची जिस पे आप खड़े हुए हैं। अब आप उस टांग पर टिड्डे जैसा उछलने लगे और बीच में बल्ले 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 ऐसा करिए। फिर उसके बाद आप दोनों टांगों पर आ जाइए और दोनों टांगों के साथ उंगलियों को आप आसमान में रखिए, जैसे आसमान में आप छेद करके मारेंगे तो उधर रखिए और आप दोनों टांगों पर फिर ऐसे उछलिए मानो आपको किसी ने गर्म तवे पे बिठा दिया, तो बेचैन है आप उछलते जा रहे हो और बीच बीच में आप बल्ले बल्ले मत भूलिए, तो लोग समझ जाएंगे आप भांगड़ा कर रहे हैं। हर एक का अपना भांगड़ा है। भांगड़ा सीख के कुछ लोग भांगड़ा करते हैं, कुछ लोग ये वाला भांगड़ा करते हैं जो हम आपको बता रहे हैं। तो आप भांगड़ा कर सकते हैं। इसकी आखिरी जो चीज है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि जब लड़की वाले का घर आ जाता है जहाँ पे बारात चलती हुई, अब आपका परफॉर्मेंस का हाईएस्ट पॉइंट है, वहाँ मत चूकिए आप वहाँ पे। और दूसरा इसमें मत चूकिए कि कैमरे में आपका फोटो जरूर आए, तो आप नाचने वाला हमेशा कैमरे पर ध्यान रखता है। बस आप सारी अपनी कमर उसी के आसपास आंदोलित करिए, कैमरे के आसपास आंदोलित करिए, किसी की फोटो ना आ पाए, इतना घूमिए, चढ़ बैठिए आप तो कैमरे के ऊपर। और अगर आपके पेट में अद्दी पड़ी है तब तो फिर कहनी क्या है, आप तो चढ़ ही जाएंगे। हाँ, दुल्हन का घर जैसे पास आता दिखाई दीजिए, फिर आप ऐसा विकट नाचिए कि बारात आगे न बढ़ पाए, पूरी सड़क को खंगाल डालिए, घरन घरन करिए, सरन सरन होइए, हाहाकार मचा दीजिए, पर बारात होगी। परिस्थितियां आपके साथ हैं, लड़की के बाप के पेट में घबराहट मची हुई है, तो बाराती घराती लोग हाथ जोड़ रहे हैं, सर आप नाच गाना निपटा कर दूल्हे को घर के दरवाजे तक पहुंचा दिया है। बस यही तो मौका है, यही मौका है जब आप लड़की वालों पर जाहिर कर सकते हैं कि आप कितने नंगे हैं। पता कि बाद में पूरी शादी के दौरान दूल्हे के बाद वो आपकी ही सबसे अधिक कदर करेगा। क्या इस शख्स की पूरी सेवा टहल होती रहे, वरना ये साला कुछ भी कर सकता है। लंबी रचना में से छोड़ता हूँ सर, और मुझे एक अच्छी रचना पढ़ने की इजाजत है सर। एक बहुत छोटी सी पढ़ देता हूँ, गंभीर है पर कुछ रचना तो ऐसी होनी चाहिए जो आपके साथ जाए, घर आपको परेशान करे थोड़ी देर। दंगे की रचना थी, कुछ तो परेशान करेगी आपको। ये रचना भी छोटी सी रचना, बहुत छोटी रचना है। गरीब की शक्ल। देखिए, अखबारों में आपने देखी होंगी बड़े बड़े आदमियों की फोटो है, रोज छपती हैं, खूब छपती हैं। अमीरों, खाए पिए अघाए लोगों की तस्वीरें, भाषण देते, हंसते, गहने पहने, हाथ हिलाते, दिव्य लोग, भरे भरे, फूले फूले, गोल गोल, चिकने गाल, चमक से भरी आंखें। इन सब की शक्लें अलग अलग होती हैं, अलग अलग पहचाना जा सकता है। ये फलाने साहब, ये फलाने साहब, ये ठिकाने साहब, सबकी शक्लें अलग अलग पहचान सकते हैं। पर आपने कभी गरीबों की फोटो देखी? अखबारों में छपती हैं, कभी सरकारी पोस्टरों में छपती हैं गरीबों की शक्ल। और गरीब की शक्ल में तो जितनी अधिक गरीबी और दयनीयता
टपक रही हो, उतना ही वो अखबार में महत्वपूर्ण जगह पाएगी। एक बात आपने देखी इस गरीब की शक्ल में कि इन सारे गरीबों की सबकी शक्ल एक जैसी होती है। इन सारे गरीबों की शक्ल एक जैसी होती है। कभी ध्यान दीजिएगा, आप अखबार पढ़ते हुए देखिएगा कि अमीरों की शक्ल अलग अलग पर गरीबों की शक्लें एक सी। वही धुआं धुआं चेहरा, वही पिचके गाल, वही रूखे खुरदुरे गात, वही धसी धसी आंखें, वही भाए भाए करता अनंत सूनापन आंखों में, वही दिगंत तक फैली झुर्रियां बदन पर, वही अनगिनत सिलवटें माथे पर, वही सहमा सहमा सा भाव चेहरे पर, वही याचक की मुद्रा, वही रूखे बिखरे बाल, वही टूटे हिलगे दांत, वही अधनंगा बदन, वही 12 पसलियों का पिंजरा, वही फटी हुई धोती, वही विवाई वाले पैर पांव, वही पिचका हुआ पेट, संपूर्ण व्यक्तित्व पर मानो भूख के तंबू की खूंटियां गड़ी हुई है। क्या बात है सर, क्या बात है। एक गरीब के चेहरे को दूसरे से अलग पहचानना बहुत कठिन है। सभी के फोटो एक से, सभी की शक्लें एक सी। ऐसा लगता है कि भूख, इसको पंक्ति सुनिएगा, ऐसा लगता है मानो भूख का रोड रोलर सारे चेहरों पर घूम गया प्रतीत होता, सबको एक बराबर करता। आप तो समाजवाद का वादा करते रहे कि खुशहाली सबको बराबर कर देगी, पर यहां तो भूख ने सबको बराबर कर दिया। और ये भूख, आखिरी पंक्तियां हैं, ये भूख वो नहीं है साहब जो आपको लगा करती है, जिसके लिए आप डॉक्टर साहब आपको टॉनिक दिया करते हैं। ये भूख वो नहीं, इनकी भूख आपकी भूख से बहुत अलग है। आप इसे सोच भी नहीं सकते। इस भूख का आपको कल्पना ही नहीं है। यहाँ बैठे सबसे मैं कह रहा हूँ, इस भूख की हमें कल्पना ही नहीं जो भूख इनकी होती है। आप सोच भी नहीं सकते। कभी ऐसी भूख लगी है आपको? क्योंकि प्राय तो आपका खाना डाइनिंग टेबल पे आपकी भूख से पहले लग जाता है। प्राय तो आपकी भूख से पहले आपकी थाली सज जाती है और आप इसे ही भूख मानते और समझते आए हैं। खैर 12 बजे है, लंच टाइम हो रहा है, खाना खाएंगे। पर गरीब की भूख की आपको अनुभूति ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि आपको भूख, देखिए पंक्ति सुनिएगा, आपको पता ही नहीं है कि आपको तो भूख की प्रतीक्षा रहती है और उसको भूख का डर लगा रहता है। क्या बात है। कभी ऐसी भूख लगी है आपको कि जब दूर दूर तक खाना मिलने की आस ना और आप भूखे, पेट जल रहा हो और शरीर ऐसा ठंडा होता जा रहा है कि आत्मा तक कपकपाहट पहुंच जाए। कभी हुआ है पेट ऐसा खाली आपका कि जब पेट का खालीपन फैलकर सारी कायनात को अपने कब्जे में ले ले, कि जब चांद रोटी लगे और आकाश काला तवा लगे, ऐसा भूख लगी आपको? नहीं भाई साहब, आपको गरीब की भूख से साक्षात्कार है ही नहीं। आपको पता ही नहीं, इनके भूख का पता ही नहीं। और इसी कारण आप ये समझ नहीं सकते कि क्यों इन भूखे नंगों की शक्लें एक जैसी लगती हैं। क्योंकि इनके पेट का खालीपन इनके चेहरे तक फैल गया है और वहां से इनके संपूर्ण अस्तित्व और पूरी दुनिया पर फैल गया है। ये खाली खाली चेहरे आपको सब जगह एक से दिखे। प्रिय मित्र, गरीब और गरीबी की तस्वीर पूरी दुनिया में एक सी होगी। भूख सदियों पूर्व ही वो ग्लोबलाइजेशन कर चुकी, जो भरे पेट वाले आज कर रहे हैं। सारे विश्व के गरीबों की शक्ल आपको एक जैसी मिलेगी। ये गरीबी साली है ही ऐसी कुत्ती चीज। तो मैं यहाँ खत्म करना चाहूँगा। हाँ, थैंक यू।